नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं देवरानी जेठानी की कहानी के महत्वपूर्ण अंश जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए का जो है सिलेबस थोड़ा सा पैटर्न जो है बदल रहा है। सिलेबस नहीं, मैं कहूँगी पैटर्न बदल रहा है। जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसी तरह से मैंने जो है मेन पॉइंट्स की वीडियो बनाई है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। आज हम देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास करेंगे। जो लिखा किसने है? पंडित गौरीदत्त ने लिखा है। तो पहले थोड़ा सा पंडित गौरीदत्त के विषय में जान लेते हैं, उसके बाद देवरानी जेठानी की कहानी के महत्वपूर्ण अंश के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पंडित गौरीदत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में कब हुआ है? 1836 ईस्वी को हुआ है। गौरीदत्त के दादा पंडित नाथू मिश्र एक तांत्रिक पंडित थे। ठीक है, मैं इनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही आपको कराऊंगी, सारा नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, पंडित जी देवनागरी के प्रथम प्रचारक और अनन्य भक्त थे। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। देवनागरी के प्रति सेवा और समर्पण का भाव इनके हृदय में स्वामी दयानंद सरस्वती के सुने देवनागरी विषय व्याख्यान से हुआ है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। पंडित गौरीदत्त ने देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए मिशन स्कूल से त्यागपत्र दे वैदवाड़ा नामक मोहल्ले में एक चबूतरे पर देवनागरी पाठशाला की स्थापना की थी। देवनागरी पाठशाला ही आगे चलकर देवनागरी कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंडित गौरीदत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सन 1894 में पंडित जी ने सरकार को अदालतों में नागरी लिपि को चलाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नागरी लिपि की विशेषताएं बताते हुए उन्होंने कहा था, देवनागरी इतनी सरल एवं वैज्ञानिक लिपि है कि उसके 36 अक्षर 12 मात्राएं केवल 3 दिन में आसानी से सीखे जा सकते हैं तथा 6 महीने में उसका पूरा अभ्यास किया जा सकता है। तो देखिए, जो ये कोटेशन दिया हुआ है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसे भी याद रखना है। ये जो है ग्रामर की फॉर्म में भी आ सकता है कि देवनागरी के विषय में यह है किसने कहा है, और वैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। पंडित गौरीदत्त ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की 16 जुलाई 1893 में और सन 1892 में देवनागरी प्रचारक का संपादन भी किया। गौरीदत्त के अथक प्रयास से 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को सर एंटोनी मैकडॉनल्ड ने एक अध्यादेश जारी कर उत्तर प्रदेश के स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पंडित जी ने 1 जून 1903 को लिखे अपने वसीयतनामा में अपनी सारी संपत्ति, मकान, सामान तक नागरी के प्रचार हेतु समर्पित कर दिए थे। और आप देवनागरी देव का देवलोक गमन 8 फरवरी सन 1906 ईस्वी को हुआ। ठीक है, नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरीदत्त नागरी सेवा सम्मान आरंभ किया। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अब आते हैं पंडित गौरीदत्त जी की महत्वपूर्ण रचनाओं पर। तो उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनका नाम हमें याद होना चाहिए। तो पहली है अक्षर दीपिका, उसके बाद अशर्फियों की थैली, देवरानी जेठानी की कहानी, नागरी 100 अक्षर, गौरी जीवन, सच्चे मोतियों की माला, नागरी के दफ्तर, बाल रक्षा, सराफी नाटक और गौरी नागरी कोश। तो देखिए, इसमें जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है वो हमारे सिलेबस में जो है लगा हुआ भी है। अब देखिए, अनुदित उपन्यास, गिरिजा जो है इनका अनुदित उपन्यास है। और कब लिखा है उन्होंने? 1904 में। संपादन किसका किया है इन्होंने? देवनागरी गजट का और नागरी पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। अब आते हैं अपने उपन्यास पर। है तो ये उपन्यास, लेकिन उपन्यास का नाम क्या है? कहानी देवरानी जेठानी की। ठीक है, तो चलिए देवरानी जेठानी उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। पहला, पंडित गौरीदत्त रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह एवं हिंदी उपन्यास कोश के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने पंडित गौरीदत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो देखिए, इसमें जिन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है उनके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र
तथा डॉक्टर निर्मला जैन ने श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी के बाद हम परीक्षा गुरु उपन्यास भी करेंगे। ठीक है, तो किसने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को पहला उपन्यास माना है और किसने परीक्षा गुरु को माना है, उन सब के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं देवरानी जेठानी की कहानी के मुख्य पात्र। अगर हम देवरानी जेठानी कहानी के पात्रों की बात करें तो इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं, तो सबसे पहले है सर्वसुख, जो कि मेरठ का बनिया है। ठीक है, दूसरा है पार्वती, सर्वसुख की बड़ी बेटी, सुखदेई छोटी बेटी, दौलतराम सर्वसुख का बड़ा बेटा और छोटे जो कि सर्वसुख का छोटा बेटा है। ठीक है, मुंशी टिकट, नारायण तथा हरसहाय काबली, शहर के अमीर लोग, जेठानी, ज्ञानो तथा देवरानी। ठीक है, तो ये है इसके मुख्य पात्र। सर्वसुख के परिवार की जो कहानी है, ये सर्वसुख के दो बेटे हैं जिनकी बहुओं को ही देवरानी जेठानी कहा गया है और उसी के बारे में ये सारा उपन्यास है। ठीक है, इस उपन्यास के बारे में इसकी भूमिका में स्वयं पंडित गौरीदत्त कहते हैं, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग में लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो ये पंडित गौरीदत्त ने स्वयं लिखा है इसकी भूमिका में। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी रचना हो, भूमिका सभी की महत्वपूर्ण होती है, भूमिका में से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चलिए, देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास का प्रथम प्रकाशन सर्वप्रथम 1870 में मेरठ के जीआई छापेखाने में लिथो पद्धति से हुआ था। इसकी प्रति आज भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। इस उपन्यास का पुनः प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा कराया गया। इस उपन्यास के लिए पंडित गौरीदत्त को सरकार की तरफ से 100 रुपये का इनाम भी मिला था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है गौरी दत्त को जो है सरकार की तरफ से कितने का इनाम मिला था। ठीक है, आगे देखिए, इस उपन्यास में बाल विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्कपूर्ण चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, उपन्यास की भूमिका में पंडित गौरीदत्त का कहना है, देखिए भूमिका से लिया गया है ये भी, तो भूमिका में पंडित गौरीदत्त स्वयं कहते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसमें क्या क्या लाभ होता है, स्त्रियों की वह सब बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने स्त्री के अनपढ़ और शिक्षित होने में उनकी कार्य करने की जो दीक्षा, आप कह लीजिए कार्य करने की जो शैली है किस प्रकार बदल जाती है उसके बारे में बताया है। तो ये भूमिका से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस उपन्यास में उपन्यासकार ने मध्यवर्गीय हिंदू मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित करके उन्हें उच्च कुल की स्त्रियों के समान आदर्श रूप में भी प्रस्तुत किया है। उपन्यासकार ने इस पुस्तक की रचना में स्त्रियों के अलावा उनके अभिभावकों पर ज़्यादा दृष्टि रखी है। अभिभावक उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियां हैं, देवरानी और जेठानी। कर्म की उपासिका, नैतिक मूल्यों की संवाहिका देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसमें जो आदर्श बहू है वो कौन है, देवरानी है। देवरानी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है। यहाँ पे देवरानी नहीं जेठानी आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है बुक में। तो जेठानी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है। उपन्यास में सर्वसुख के माँ बाप हैजे की चपेट में आने से मर गए थे। सर्वसुख अपनी बड़ी बेटी पार्वती की शादी दिल्ली में और छोटी की मंगनी वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में तय करते हैं। ठीक है, तो सर्वसुख कौन है, दिल्ली के एक बनिया हैं, उनके दो बेटे हैं जिनकी दो बहुएं हैं। सर्वसुख लाल की दो बेटियां हैं, एक बड़ी जो है उनका नाम पार्वती है और छोटी जो है उसकी मंगनी कहाँ हुई है, वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुई है। ठीक है, आगे देखिए,
सुखदेई गांव की मिसरानी से नागरी पढ़ती है और सिलाई कटाई का भी काम सीखती है। सुखदेई कौन है? छोटी बेटी। दौलत राम अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता है और छोटे लाल मदरसे में पढ़ाता है। दौलत राम की पत्नी जो कि जेठानी है, उसका क्या नाम है? ज्ञानो। स्वभाव से ईर्ष्यालु थी, वह सास ससुर की बात भी नहीं मानती थी। भोजन बनाने में भी दाल पनियाली तो रोटी कच्ची बना देती थी। छोटे लाल की पत्नी आनंदी। ठीक है, तो यहाँ हमें देवरानी और जेठानी दोनों के ही नाम पता चल गए हैं। जेठानी कौन है? ज्ञानो। और देवरानी कौन है? आनंदी। स्वभाव से अच्छी और मिलनसार है, किसी भी कार्य को सलीके से करना जानती थी, इस कारण ससुराल वालों की कृपा पात्र बनी हुई थी। तो देखिए, इसमें शिक्षित और अशिक्षित का अंतर दिखाया गया है कि जो दौलत राम की पत्नी है, यानी कि बड़े बेटे की पत्नी है ज्ञानो, वो कैसी है? ईर्ष्यालु है, सास ससुर की बात भी नहीं मानती, खाना भी गंदा बनाती है। लेकिन जो छोटे लाल की पत्नी है आनंदी, यानी कि देवरानी, वो स्वभाव से भी अच्छी है, मिलनसार है और किसी भी कार्य को सलीके से करती है। तो इसी वजह से ससुराल वालों को जो है वो पसंद है। ठीक है, दौलत राम की पत्नी ज्ञानो ने एक पुत्र और एक पुत्री, और पुत्र पुत्री के नाम क्या है? पुत्र का नाम है कन्हैया और पुत्री का मुलिया को जन्म दिया है। छोटे लाल की पत्नी ने 2 पुत्र मोहन और नन्हे को जन्म दिया है। ठीक है, तो दोनों के 2-2 बच्चे हैं, लेकिन जो बड़ा बेटा है दौलत राम, उसके एक लड़का एक लड़की है। लड़की का नाम कन्हैया और लड़की का नाम मुलिया है। जबकि छोटे लाल की जो पत्नी है, उसके 2 पुत्र हैं, जिनका नाम क्या है? बड़े का मोहन और छोटे का नन्हे। आगे देखिए, दौलत राम अपनी पत्नी के बहकावे में परिवार से अलग हो जाता है। उसे अलग करने के लिए कौन कहता है? ज्ञानो कहती है। ठीक है, क्योंकि वो सास ससुर की बात भी नहीं मानती थी। उपन्यास में होने वाले पत्र व्यवहार में मांगलिक शब्दों के रूप में स्वस्ति श्री सर्वो पिमायोगे शब्द का प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि यदि 150 साल पहले की संस्कृति को जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर कोई साधन नहीं है। ठीक है, यह कोट है एक, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, गौरी दत्त जी का यह उपन्यास लघुकाय है, यानी कि ज़्यादा बड़ा उपन्यास नहीं है। इस उपन्यास के मात्र 35 पृष्ठ हैं। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। बाल विवाह के दंश को भी बखूबी चित्रित किया गया है। छोटे लाल की बहू के मामा की बेटी का पति पतंग उड़ाने के क्रम में छत से गिरकर मर जाता है और उसकी पत्नी मात्र 10 साल में वैधव्य को ढोने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बाल विवाह के दंश को कैसे दिखाया गया है कि छोटे लाल की जो पत्नी है, उसकी मामा की लड़की 10 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है, जिसका वह पुनर्विवाह कराती है। देखिए, मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, मैं आपको पूरा निबंध जो उपन्यास है नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आपको पहले जो है इसका पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए जो ओरिजिनल है। ठीक है, जब आप उपन्यास पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो है सब कुछ टिप्स पे याद हो गया है। ठीक है, तो पहले टेक्स्ट पढ़िए, उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इनको आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को। आगे देखिए, देवरानी को जब दूसरा लड़का होता है तो दूध नहीं उतरने के कारण बच्चे को 5 वर्ष के लिए जाट जाटनी की गोद में दिया जाता है। मोहन के पहने हुए गहने के लालच में दिवाली के दिन एक जुआरी ने उसे तमाशा दिखाने के बहाने चिम्मन तिवारी के बगीचे में ले जाकर सारा गहना छीन लिया और उसे कांटों भरे गड्ढे में ढकेल दिया। किस दिन? दिवाली के दिन। उपन्यास में सरसुख के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी घटित हुई है। सरसुख के मरने के 6 महीने बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, पहला, तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के समतुल्य जानना, नंद और जेठानी को अपनी बहनों से भी अधिक मानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। किसने कहा है? तहसीलदार साहब ने कहा है। तहसीलदार साहब कौन है? जो छोटी बहू है, यानी कि देवरानी आनंदी, उसके पिता हैं। ठीक है, माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है, ये भी तहसीलदार साहब का ही कथन है। आगे देखिए, जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष है।
जग आरसी है, जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे। ये कौन कहता है? ये सर्वसुख की पत्नी कहती है। जिनके नसीब खोटे हैं उनकी बेटी हो है, और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हो हैं। ये कौन कहता है? ये कहती है ज्ञानू। क्योंकि वो अशिक्षित है तो उसे जो है हर चीज़ में नसीब और जो है भाग्य की बातें करती है वो। ठीक है, आगे चलिए। इसमें इतना ही है। तो देखिए, मैंने इस उपन्यास में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपका कोई सुझाव है ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा।